नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स विषय के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पिछली बार किराए पे दिए गए मकान के वार्षिक मूल्यांकन का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें पहला था सकल वार्षिक मूल्य। सकल वार्षिक मूल्य के अंदर हमने कल अपेक्षित किराया किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, इसका पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था। हम करेंगे प्राप्त किराया ज्ञात करना, यानी कि रिसेबल रेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तथा प्राप्त तथा अपेक्षित किराए की तुलना करना। फिर क्या करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसेबल, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्राप्त किराया ज्ञात करने हेतु कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। समायोजन दो प्रकार के हैं। पहला है अवधि संबंधी समायोजन। इसमें पहला, यदि मकान गत वर्ष में निर्मित, क्रय या विक्रय हो तो जितने माह का स्वामित्व रहा है उतने माह का किराया ज्ञात किया जाएगा। स्वामित्व रहा उतने माह का किराया ज्ञात किया जाएगा। अगला हमारे पास है, यदि मकान कुछ समय या कुछ माह स्वयं के निवास हेतु और कुछ माह किराए पर रहा, ऐसी दशा में जितने माह किराए पर रहा उतनी माह का किराया ज्ञात किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, गत वर्ष के डूबत किराए का समायोजन, उसे कोई कटौती नहीं मिलेगी, अपितु बिंदु ब की भांति किराए में से घटा दिया जाएगा। ये तभी घटाया जाएगा जब निम्न शर्तें पूरी हो। किराएदारी वास्तविक हो, ऐसे नहीं किसी रिश्तेदार को रहने के लिए दे दिया जबकि उससे वास्तविकता में कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा, इसलिए किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए। संपत्ति खाली करवाने के लिए समुचित प्रयास किए गए हों एवं किराया वसूल करने के लिए समस्त प्रयास किए गए हों। किस किराएदार ने संपत्ति खाली नहीं कर रहा तो उसको कानूनी कार्रवाई की गई हो, ऐसे किराया नहीं चुकाया गया हो तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई या समुचित जो कार्रवाई है नियम अनुसार वो की गई हो। यदि ये नहीं किया जाता है तो उस डूबत ऋण किराए की छूट देने। तीसरा, किराएदार को संपत्ति खाली करने के एवज में अन्य कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं करवाई गई हो। ऐसे नहीं भाई ये मेरा मकान खाली कर दो, मेरा दूसरा मकान खाली पड़ा आप वहाँ पे ले लो, नहीं, उसको खाली करवाने के एवज में किसी प्रकार का दूसरा कोई भी रेंटल नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान, यदि ये तीन शर्तें पूरी होती है तो ही डूबत किराए का समायोजन किया जाएगा। फिर आता है हमारे पास प्राप्त या प्राप्त किराए में व्यय संबंधी समायोजन। यदि किराएदार ने किसी प्रकार के सरकारी करों का भुगतान किया है तो इसे किराए में जोड़ दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि यदि किसी प्रकार से का भुगतान किया है किराएदार द्वारा किसी कर का तो उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे भूमि एवं भवन कर है, भू राजस्व है जिसको किराएदार ने चुकाया है तो इसको किराए में जोड़ दिया जाएगा। यदि किराएदार ने मकान की किस्तों का भुगतान किया है तो इसे किराए में जोड़ देंगे। यदि किराएदार के पानी, बिजली, टेलीफोन आदि का भुगतान मकान के स्वामी द्वारा किए गए हैं तो प्राप्त किराए में से इसे घटा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि यदि मकान किराए देने पर मकान मालिक के द्वारा बिजली आदि का भुगतान किया जाता है, बिलों का भुगतान किया जाता है तो किराएदार से प्राप्त किराए में से उसको घटा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये दो प्रकार के अवधि संबंधी समायोजन एवं व्यय संबंधी समायोजन करके अपन इसका ध्यान रखेंगे। फिर है लिंक, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है किनका समायोजन नहीं करना है। प्राप्त या प्राप्त किराए में निम्नलिखित राशियों का समायोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। किराएदार द्वारा नगर पालिका के कर का भुगतान, यदि किराएदार नगर पालिका के कर का भुगतान किया गया है करता है तो उसको उसकी छूट दे नहीं होगी। किराएदार द्वारा मकान के बीमे के प्रीमियम का भुगतान करना, घर की सुरक्षा हेतु कोई बीमा ले रखा है उसका प्रीमियम का भुगतान किराएदार द्वारा किया जाता है तो उसकी छूट दे नहीं होगी।
किराएदार द्वारा मकान के मरम्मत का भुगतान, किराएदार कोई मकान में सुधार करवाता है, मरम्मत करवाता है, तो जो भुगतान किया जाता है उसकी छूट या समायोजन नहीं किया जाएगा। किराएदार की जमा पर कल्पित ब्याज, कई बार होता है कि किराए देने से पहले उससे कुछ सिक्योरिटी राशि ली जाती है, इस पर जो ब्याज होता है उसकी छूट दे या समायोजन नहीं किया जाएगा। इन प्रकार के इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद प्राप्त किराया ज्ञात किया जाएगा। फिर क्या है, कंपेरेटिव, अपेक्षित किराए की प्राप्त या प्राप्त किराए से तुलना करना। अपेक्षित किराए एवं प्राप्त किराए में से जो भी अधिक होगा उसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड, रेंट रिसीवेबल ऑफ हाउस आफ्टर एडजस्टमेंट, इसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगी वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास 3 मकान है, 1 2 3, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट इन ईच हाउस, 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट पर एनम 6,000, 36,000 और 10,000 रुपये। फेयर रेंट ऑफ ईच यूनिट पर एनम 66,000, 48,000, 9,000। स्टैंडर्ड रेंट ऑफ ईच यूनिट पर एनम 63,000 गुण 50,000, 12,000। रेंट पर रेजिडेंशियल यूनिट पर एनम 66,000, 48,000 और 6,000 रुपये हैं। उसके अलावा हमें ये कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है मकान के संबंध में हमारे को कि इस प्रकार का ध्यान रखना है। हमारे को छूट दे रखी है कि क्या है, रेंट ऑफ फर्स्ट हाउस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 4 months, देयर आर no chance of recovery as per rules and necessary action is taken to get the house vacant. Both unit of second house are let out to same person. Regarding this second house, house owner paid 8,000 for water and electricity charges for the previous year, while tenant paid installment of the house 500 per annum in addition to rent the house. One unit of the third house is self-occupied through the year, while second unit was self-occupied for 3 months and was let out for the remaining period. Rent of 4 months is outstanding regarding third unit of this house. This unit is vacant by the tenant and there is no chance of recovery rent. This tenant deposit advance equal to rent 2 months. Find annual value of each house. इस प्रकार से गणना करनी हमें, यानी कि हमें क्या कहा गया है कि पहले मकान का 4 महीने का किराया बकाया है जिसे नियमानुसार वसूल करने की संभावना नहीं है और मकान खाली कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। दूसरे मकान की दोनों इकाइयां किराए पर दी गई, एक ही व्यक्ति को दी गई। इस दूसरे मकान के लिए स्वामी ने 8,000 रुपये का नल और बिजली का भुगतान वहन किया गया है, जबकि किराएदार किराए के अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह मकान की किस्त चुकाता है। तीसरे मकान की प्रथम इकाई सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्वयं के निवास के लिए काम आती है, जबकि दूसरी इकाई 3 माह तक स्वयं के काम आई तो शेष माह उसको किराए पे दे दिया। इस मकान की तीसरी इकाई का 4 माह का किराया बाकी है, किराएदार ने खाली कर दिया है मकान इकाई को, लेकिन किराया वसूल होने की कोई संभावना नहीं है। मकान को किराया देते वक्त किराएदार ने 2 माह के अग्रिम के बराबर किराया जमा करवाया था। प्रश्न को सॉल्व करते हैं इन सूचनाओं के आधार पे। पहले तो अपन ने क्या निकाली, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा अपन को। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए अपन ने देखा था पिछले वीडियो में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में, विच इज
मोहर उसको लिया जाएगा। जैसे म्यूनसिपल वैल्यू की बात करूँ, हाउस ए की 60,000, 72,000, थर्ड हाउस की यूनिट जो सेल ऑक्यूपाइड थी इसलिए नील हो जाएगा उसका सारा। हाउस सेकंड 10,000 यूनिट 10,000, यूनिट थर्ड 10,000। फेयर रेंट ऑफ हाउस 1 66,000, हाउस सेकंड 96,000, थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड नील कर दिया अपने। हाउस थर्ड यूनिट सेकंड 9,000, यूनिट थर्ड हाउस थर्ड 9,000। इसमें से क्या विच एवर इज मोर वो हमारे पास हो जाएगा। तो 66,000, 96,000, 10,000, 10,000 हमारे पास आया। स्टैंडर्ड रेंट हमें दे रखा था 63,000, 98,000, 12,000 एंड 12,000। एक्सपेक्टेड रेंट क्या विच एवर इज लेस सी एंड डी, वहाँ हमारा क्या था विच एवर इज मोर ए एंड बी, अब ये सी डी से कर देंगे। और 63,000, 96,000, 10,000, 10,000, इस प्रकार से ये रेंट आ गया हमारे पास। अब जो रेंट ड्यू टू रिसेबल, पहले का 66,000, 96,000, यूनिट सेकेंड ऑफ हाउस थर्ड 4,500 रुपये, हाउस थर्ड यूनिट थर्ड 6,000 रुपये। एडजस्टमेंट ऑफ एड इंस्टॉलमेंट पेड, जो भुगतान की गई है हाउस किराएदार द्वारा 6,000 रुपये थी, वो हमने ऐड कर दिया। लेस इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज, उसको अपन ने घटा दिया है 8,000 जो भुगतान किए गए थे मकान के मालिक द्वारा। लेस अनरियलाइज रेंट 22,000 रुपये पहले केस में, सेकंड में है नहीं। यूनिट फर्स्ट ऑफ हाउस थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड उसका नहीं है। यूनिट सेकंड हाउस थर्ड इसका कुछ भी नहीं। हाउस थर्ड यूनिट थर्ड इसका 1,000 रुपये जो हमने माइनस में दिखाया है अनरियलाइज, इसको घटा दिया। रेंट रिसीव और रिसेबल 44,000, 94,000, नील 4,500 रुपीज़, 5,000 रुपीज़। एनुअल वैल्यू विच इज मोर, किसमें हमारे पास किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट और अभी रियलाइज जो अपन ने रिसेबल रेंट, उसमें से जो भी ज़्यादा होगी उसको अपन ने लिया। तो हमारे पास हाउस ए की आ गई 63,000, हाउस 2 की आ गई 96,000, थर्ड हाउस का फर्स्ट यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड नील, हाउस थर्ड यूनिट सेकंड की 10,000, हाउस थर्ड यूनिट थर्ड 10,000। इस प्रकार से एनुअल वैल्यू के ज्ञात करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात की है अपन ने, देखिए अपन ने क्यों की थी कि इसके बताया है, देखो किस प्रकार से गणना की है इसकी। आपको वीडियो के वर्किंग नोट देना पड़ेगा क्योंकि ये 30 से मकान की पहली इकाई स्वयं के निवासी हेतु प्रयुक्त होती है, अतः उसका मूल्य शून्य लिया गया। 30 से मकान की दूसरी इकाई 3 माह के लिए स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त हुई, अतः किराया है तो निम्न प्रकार 9 माह का किराया निकाला अपन ने 4,500 रुपये। किराएदार के नल बिजली बिलों का भुगतान नियोक्ता यानी कि मकान मालिक द्वारा किया गया है, तो प्राप्त राशि को अपने किराए में से घटा दिया है। और जो किराएदार द्वारा भुगतान किए गए किस्तों का उसको हमने ऐड कर दिया है। दूसरे मकान के प्रत्येक इकाई का नगर परिषद मूल्यांकन अपेक्षित किराया एवं किराया दिया हुआ है। दोनों इकाइयों एक ही व्यक्ति को किराए पर दी गई, इसलिए इन राशियों को दुगना करके दूसरे मकान का मूल्य ज्ञात किया गया है। तीसरे मकान की तीसरी इकाई का 4 माह का किराया प्राप्त योग्य नहीं था, परंतु इस किराएदार ने 2 माह का किराया एडवांस दे रखा था, अतः माना जाएगा कि अग्रिम किराए का समायोजन करने के बाद केवल 2 माह का किराया ही डूबत हुआ है। इस इकाई का वार्षिक मूल्य 6,000 रुपये, अतः 2 माह का डूबत अपन ने 1,000 किस प्रकार से निकाला। इस प्रकार से हम एक्सपेक्टेड रेंट और रिसेबल रेंट की कैलकुलेशन की अपन ने देखा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली अपन ने किराए पे दिए गए मकान की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई प्रणाली से जुड़े रहिएगा, उसके खाली रहने के समायोजन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।